सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार अपनी टीम डॉक्टर रविंद्र कुमार और डॉक्टर किरण रंगारी के साथ आप सभी का पुनः इस वेबिनार सीरीज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सौजन्य से आयोजित की जा रही है, मैं स्वागत करता हूं। आज के वेबिनार का टॉपिक है मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर परफ्यूजन इन एक्यूट ट्रॉमेटिक इंजरी। इस टॉपिक के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सागर देवबर्मन, जो कि एक एम्स दिल्ली के एल्यूमनाई हैं और करंटली जीबी पंत हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि ये वेबिनार हमारे सक्षम पोर्टल एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगी, जो आप आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं। इस दौरान अगर कोई प्रश्न या क्वेरी टॉपिक से रिलेटेड आपको डिस्कस करनी है तो कृपया करके चैट बॉक्स में इसको डाल दें। हमारे अतिथि इसको टाइम के वेबिनार के अंत में आपके इसके उत्तर देंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर सागर से आग्रह करूंगा कि वो वेबिनार शुरू करें। डॉक्टर सागर। Thank you, Dr. Amit and the team from National Institute of Health and Family Welfare. So today we are going to discuss about cardiovascular perfusion in acute traumatic injuries. और आज हम ये जो डिस्कस करने वाली है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो मैं इंग्लिश और हिंदी का इस्तेमाल करूंगा इसमें। तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एंड आई विल ट्राई टू गिव माय लेवल बेस्ट। सो मैं अभी शुरू करना चाहता हूँ। Okay, so as we discussed today, हमारा टॉपिक था कार्डियोवास्कुलर मेंटेनेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर परफ्यूजन इन पेशेंट विद मैसिव ट्रॉमा। तो उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, दे मे फॉरगेट योर नेम बट दे विल नेवर फॉरगेट यू मेड देम फील। एंड दिस इज माय सैल्यूट टू ऑल आवर colleagues, our medicos, our healthcare workers who are working in a peripheral remote areas, जो अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं अभी। तो ये मेरी तरफ से उनको एक श्रद्धा और नमन है। So before discussing, as we know, it's a very important and very difficult topic and to maintain the cardiovascular perfusion और स्पेशली ट्रॉमेटिक इंजुरीज में ये बहुत ही एक गुरुत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि टाइम इज, हम बोलते टाइम इज मनी, बट यहाँ पे टाइम इज लाइफ। तो परफ्यूजन मेंटेन करना हमें बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल अफेक्ट योर ऑल द ऑर्गन्स, योर ऑल वाइटल ऑर्गन्स। और if you are not succeeded to maintain it, it will cause a high mortality among the patients. So what are our goals for that? Our goals for initial trauma care is to preserve life by ensuring perfusion of vital organs, rapid hemorrhage control, restore the circulating volume, and minimize the secondary injuries. These are hypoxia, मतलब ऑक्सीजन की कमी खून में, और हाइपोपरफ्यूजन। सो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? परफ्यूजन चीज क्या है? द परफ्यूजन इज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज, जो हमारे मेटाबोलाइट्स है, जो हम डिलीवर करते हैं। कैसे डिलीवर करते हैं? एज यू नो, ब्लड एंड प्लाज्मा आर द सोर्स। सो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है गोल्डन आवर। एक बार आप इंजुरी होके आ गए, कोई भी पेशेंट आपके पास आया, कोई भी ट्रॉमेटिक इंजुरी का पेशेंट है, और आपने परफ्यूजन को रिस्टोर करने में देरी कर दी, तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है उसमें ऑलरेडी डैमेज हो जाते हैं। स्पेशली जो रिमोट लोकेशंस पे है, जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं है, एडवांस फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ पे आपको पेशेंट को शिफ्टिंग में टाइम लगता है। तो उसमें क्या होता है कि परफ्यूजन हैम्पर होते हैं, उसमें इस्केमिया बढ़ जाते हैं और चांसेस ऑफ मोर्टेलिटीज आर वेरी हाई। सो बेसिकली सिंपली मैं बताता हूँ क्या है परफ्यूजन। दिस इज थ्री पीस। परफ्यूजन डिपेंड्स ऑन थ्री पीस: पंप, पाइप एंड प्लाज्मा। Main pump plasma means blood volume, your vascular tone and cardiac function. जो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है, जो हमने पहले पढ़ा था, कार्डियक आउटपुट क्या है? वो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम का उससे कैलकुलेट करते हैं हम। तो हमें मेंटेन करना है कार्डियक आउटपुट, उसके लिए हमें मेंटेन करना है हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। जो ट्रायड ऑफ दैट, दीज आर लेथल ट्रायड ऑफ दैट।
तीन चीजें हैं जिसे हमें ध्यान रखना है बिफोर वी मेंटेन द परफ्यूजन। दीज आर, एक हाइपोथर्मिया, एक एसिडोसिस और एक कोआगुलोपैथी। ये तीन चीजें काफी डेंजरस है जो कि आपके परफ्यूजन को हैम्पर करती है। कल्मुलेटिवली उसके साथ आपका ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पेशेंट विल गो इन इरिवर्सिबल शॉक। सो मेनली व्हेन द परफ्यूजन इज हैम्पर्ड पेशेंट विल लैंड अप इन शॉक। सो शॉक कितने तरह के होते हैं हम देखेंगे अभी। शॉक बहुत टाइप के होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है या हमारे लिए है वो है हिमोरेजिक शॉक। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक। इसमें मेजर ब्लड लॉस होता है जिससे हमारा कार्डियक आउटपुट, परफ्यूजन प्रेशर, प्रीलोड सारा कुछ गिर जाता है एंड पेशेंट वाइटल ऑर्गन्स विल सस्टेन हैवी डैमेज। इसके अलावा क्या क्या शॉक होता है एक बार जान लेते हैं। उसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, जिसमें हमें स्पाइनल शॉक हो सकता है या न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, या फिर कोई भी टेंशन निमोथोरैक्स से, कार्डियक टैम्पोनेट से ऑब्स्टेटिक शॉक हो सकता है, या फिर सपोज कोई मायोकार्डियल इंजरी हो गया या फिर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो गया, एमआई हो गया, तो उससे पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में लैंड कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम ध्यान देंगे हिमोरेजिक शॉक पे ज्यादा। कोई भी आपके पास ट्रॉमा पेशेंट आ गया तो आपको पहले देखना है पेशेंट शॉक में है कि नहीं। आपको डिफरेंशिएट करना है कौन सा शॉक है, पर उससे पहले आपको कुछ साइनें देखनी है। क्या क्या साइन है? वन इज टेकिकार्डिया। कब बोलते हैं हम? जब हार्ट रेट इज मोर देन 100 इन एडल्ट पेशेंट। और बच्चों में हम एज टू एज वेरी करता है, इट मे बी मोर देन 120 और मोर देन 150। Second, hypotension. It may be a late sign in most of the cases, but we need to see the BP as soon as patient arrives. तीसरा है ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। पेशेंट डेलीरियस है, पेशेंट डिसोरिएंटेड है, पेशेंट को कोई टाइम का ओरिएंटेशन नहीं है, पेशेंट इररिलेवेंट टॉक कर रहा है। नेक्स्ट इज कूल एंड कामी स्किन। पेशेंट का स्किन एकदम कूल है, कामी है। उस और उसके बाद है डिलेड कैपिलरी रिफिल। सो पहले हम कैसे देखेंगे? फर्स्ट विल सी फॉर रेडियल पल्स। हमें पल्स रेट देखना है। कोई भी सेटअप में हो आप पहले पल्स देखना है। कैसे पल्स देखते हैं? टू फिंगर्स को रिस्ट के ऊपर प्रेस करोगे और उसके बाद आप काउंट करोगे 30 सेकेंड तक, उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से। सपोज आपका 30 आया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ रहा है पल्स। और उसके बाद ये जो सेकंड पिक्चर है वो है कोल्ड कामी स्किन। एकदम पेल पड़ा हुआ है आपका हाथ। अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आए, ट्रॉमेटिक इंजरी वाला पेशेंट, और उसको आपने पल्स देखा तो टेकिकार्डिया है और हाथ एकदम कूल कामी स्किन है, तो उसको आप शॉक बोल के ही समझोगे अनटिल अनलेस रूल आउट। और उसके बाद और क्या देखोगे? उसके बाद देखोगे ऑल्टर मेंटल स्टेटस। पेशेंट को आप पूछोगे, पेशेंट का इरिलीवेंट हिस्ट्री, टॉक का हिस्ट्री है, ओरिएंटेशन नहीं है, तो दीज आर द साइंस ऑफ दिस ऑल्टर मेंटल स्टेटस। उसके बाद आप और एक चीज देखोगे, कैपिलरी फिलिंग टाइम। यू विल प्रेस ओवर द नेल बेड फॉर 5 to 10 seconds very hard until it blanch. After that, in normal patients, it will come back, the color of the nail will come back within 3 seconds. But if the patient is in shock, if there is a poor peripheral perfusion, then the capillary filling time will increase. So this is a very good sign. It may varies because of color of the skin and sometimes because of the injury to the extremities, but it's a very good clinical sign to determine the patient is in shock or not. A very simple tool है शॉक इंडेक्स बोल के। उसमें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पेशेंट के शॉक के लेवल। पेशेंट आती है, आप हार्ट रेट देखोगे, सिस्टोलिक बीपी देखोगे, डिवाइड करोगे तो उससे जो निकलता है उसको बोलते हैं शॉक इंडेक्स। मोटा आप पकड़ लो कि इफ द शॉक इंडेक्स इज मोर देन 1, दैट मींस पेशेंट इज इन शॉक एंड पेशेंट नीड इमीडिएट ससिटेशन। अदर सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हो? आप ब्लड गैस एनालिसिस करा सकते हो इफ यू हैव द सेटअप। उसमें कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक है लैक्टेट लेवल। अगर वो 2 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा है और उसमें बेस डेफिसिट दिखा रहा है, दैट मीन्स पेशेंट का इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डेफिसिट है। यू नीड रिससिटेशन, यू नीड टू गिव फ्लूइड टू दिस पेशेंट। सेकंड और एक चीज है लो एचबी और हिमाटोक्रेट वैल्यू। ये हमेशा लेट मैनिफेस्टेशन होता है। इमीडिएटली आप किसी पेशेंट को, अगर ब्लीडिंग वाला पेशेंट आए तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन कम नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। सो if you are doing any test for hemoglobin and you are seeing a bleeding patient with a very low hemoglobin, either he is having pre-existing anemia or he had massive blood loss, so that he'll end up in such a low level of hemoglobin as soon as he arrived. और क्या देख सकते हैं हम? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देख सकते हैं, वो कम होता है हाइपोक्सिया में। एसिडोसिस दे सकते हैं। इन हायर सेटअप, इफ यू हैव द सेटअप, then we can look for pulse pressure variations, and also we can use ultrasound to
to see the IVC assessment. These are all for higher setups. In practically in remote locations, it is not possible to see. Similarly, आप कोई tertiary hospital में आपके पास ultrasound है, patient comes with trauma, you will go for these scans. One is fast scan, another is pneumothorax के लिए pneumo scan करते हैं, and other you can, if you are suspecting any traumatic brain injury or spine injury, you will go for NCCT head, neck, and abdomen. So how will classify hemorrhagic shock? This is the most common cause of shock. इसके चार classified है, class 1, 2, 3, 4. Less than 15% blood loss, इसमें vitals normal रहेंगे. This is like when you are donating a unit of blood. It is same like that. वो automatically recover हो जाता है. उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता. Class 2, that is 15 to 30% of the total blood volume loss. उसमें आपको signs दिखेंगे. Tachycardia, pulse pressure narrow हो जाएगा, and then you need a resuscitation with the fluid. Class 3, that is 30 to 40%. उसमें आपका hypotension होता है, tachypnea होता है, confusion होता है, altered mental status होता है. You need to resuscitate that patient with blood as soon as possible. And the class 4, that is loss of blood volume more than 40%. ये life threatening है. You need to act as soon as possible. You need to control the hemorrhage as soon as possible. Now I'm giving you a case scenario. Now you are in a hospital near a conflict zone in a desert region, and you have limited blood products. आपके पास minimal imaging technique है, basic surgical capability भी है, पर वो कम है. Evacuation delayed है because कोई जंग चल रहा है suppose. अब आपके पास एक patient आ गया, combatant है 30-year-old. Now वो patient आने के बाद आपने देखा patient unconscious है और heavy bleeding हो रहा है. What you will do? How will proceed for this patient? This is the basic scenario which पहले भी आपके बाकी सेशंस में भी डिस्कस हो चुके हैं. You will go for this early assessment and rapid hemorrhage control. What are those? You will go for primary survey. You will go for identify the bleeding sources. You will apply hemorrhagic control, and you will prepare for evacuation. Fine. Primary survey, identify the bleeding source, hemorrhage control करना है और evacuation का plan करना है. So I know it's already discussed primary survey. इसमें क्या देखना है? A, B, C, D, E. A, airway with cervical spine stabilization. B से breathing and ventilation. C से circulation with hemorrhage control. That is most important here. D से disability and E से exposure और environmental control. That is आपकी जो बाकी circumstantial चीजें हैं वो सब देखना है. So what is important here is to identify the bleeding source. आपको पहले लोकेट करना है ब्लीड कहाँ से हो रहा है. ब्लीड कहीं से भी हो सकता है. इट कैन बी एक्सटर्नल, इट कैन बी इंटरनल हेमोरेज. आपको लोकेट करना है थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन एंड थ्रू ब्रीफ हिस्ट्री. कितने टाइप के हेमोरेज हो सकते हैं? इट कैन बी एक्सट्रीमिटी हेमोरेज जो मोस्ट कॉमन है एंड जिसमें सर्वाइवल चांसेस सबसे ज्यादा है. आपने कुछ इफेक्ट किया तो इट विल प्रॉम्प्टली मैनेज. इफ यू आर प्रॉम्प्टली मैनेजिंग इट, इट्स वेरी लाइक पेशेंट विल सर्वाइव विद दिस. गनशॉट इंजुरी, ब्लास्ट इंजुरी या शार्प नेल इंजुरी में से ये मोस्ट कॉमन है और लिम्स में होते हैं मोस्टली. और क्या हो सकते हैं? जंक्शनल हेमोरेज हो सकते हैं, एक्सिला, ग्रोइन, नेक से. ये सब डिफिकल्ट होते हैं कंट्रोल में. लार्ज वेसल्स इंजुरी के चांसेस रहते हैं इसमें, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना. और कहाँ से हो सकता है? टोर्सो से हो सकता है, लाइक इंट्राएब्डोमिनल ब्लीड, यानी पेल्विक इंजुरी और थोरासिक ब्लीड. उसमें मोस्ट लेथल टाइप होते हैं बिकॉज यू नीड ए प्रॉपर फैसिलिटी, यू नीड proper surgical control of such bleeding. और कहाँ से हो सकते हैं? इट कैन बी फ्रॉम हेड एंड नेक, इट कैन बी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी, एनी फेशियल ट्रॉमा, कैरोटिड इंजुरी भी हो सकता है. इट कैन बी इंटरनल ब्लीड फ्रॉम एनी ब्लास्ट इंजुरी लाइक लंग से हो रहा है या फिर लीवर से हो रहा है या स्प्लीन से हो रहा है. और ब्लीडिंग के सेकेंडरी सोर्सेज भी हो सकते हैं, लाइक पेशेंट ऑलरेडी कोआगुलोपैथी हो गया है तो पेशेंट प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहा है, और पेशेंट हाइपोथर्मिक है तो फिर प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहा है, या फिर पेशेंट को वो लेथल ट्राइड है, दैट इज हाइपोथर्मिया एंड कोआगुलोपैथी एंड दिस हाइपोक्सिया. तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लीडिंग हो सकता है. हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है और हमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है. क्या एक्शन ले सकते हैं हम उसमें से डायरेक्ट प्रेशर यूज कर सकते हैं और प्रेशर ड्रेसिंग यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज टोर्निकेट्स फॉर लिम्ब ब्लीडिंग, वी कैन यूज हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग्स, वी कैन यूज पेल्विक बाइंडर्स लाइक फॉर पेल्विक फ्रैक्चर्स. हम एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं क्या करना है. Suppose direct pressure or pressure dressing है, that time we need to apply the pressure as much as possible. Like we should push hard wherever the bleeding is. We should push hard. जैसे हम CPR में पूरा लीन होके बॉडी के ऊपर CPR देते हैं,
This is the same. We need to push with our whole body, with our whole torso. पूरा प्रेशर उसी के ऊपर देना चाहिए. सपोज उससे ब्लीडिंग ना रुका, we can use hemostatic dressing along with that. Hemostatic dressing along अगर आप यूज भी करते हो तब भी प्रेशर सेम रहना चाहिए. प्रेशर शुड बी सेम. प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू कंट्रोल द ब्लीड. अगर उससे भी नहीं हो रहा हो, आपके लिम्ब में ब्लीड हो, कोई इंजरी हो, देन यू कैन यूज द टोर्निक्वेट. टोर्निक्वेट में क्या करोगे? यू विल लोकेट द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग. After that, you will apply the tourniquet 5 to 7 centimeter above the bleeding site, but not over a joint. Suppose आपके forearm में है तो आपने joint के ऊपर नहीं लगाना है, 5 to 7 centimeter ऊपर लगाना है, so that आपका circulation उस एरिया में बंद हो जाए और आपका और further bleed ना हो. फिर आपको टाइट करना है टोर्निक्वेट को until the bleed stop, और टाइम भी नोट करना है. more than 2 hours can cause devastating ischemia of the limb. आपका लिम्ब खराब हो सकता है, गैंग्रीनस हो सकता है अगर 2 घंटे से ज्यादा देते हो. और क्या चीज देखना है, जो टोर्निक्वेट यूज करोगे वो कमर्शियल टोर्निक्वेट हो सकते हैं, कैट और सॉफ्टी जो कमर्शियल अवेलेबल है. आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अकेले हो, कुछ भी अवेलेबल नहीं है टोर्निक्वेट, आप फॉलिस कैथेटर बांध दो. दीज आर ऑल्सो यूजफुल. फॉलिस कैथेटर को भी आप एज ए टोर्निक्वेट यूज कर सकते हो. बस आपका प्रेशर एडिक्वेट होना चाहिए ताकि ब्लीडिंग रुक जाए. तो दिस इज एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया है कैसे यूज करना है. सेम कमर्शियल टोर्निक्वेट है, आप अप्लाई करो, उसको टाइट करो, जैसे हम बेल्ट लगाते हैं इससे सेम लाइक बेल्ट टाइट करो स्ट्रैप को, एंड वेट अगर ब्लड लॉस रुक रहा है कि नहीं. अगर आपने पूरा टाइट कर दिया, ब्लड लॉस फिर भी हो रहा है, यू कैन अप्लाई सेकंड टोर्निकेट ओवर एंड अबव दिस. ऊपर में भी और एक लगा सकते हो टू स्टॉप दिस, बट यू हैव टू नोट के टाइम ड्यूरेशन कितना रख रहे हो उसका. सिमिलरली hemostatic dressing आप यूज कर सकते हो, but you need to apply the pressure. Whenever you are using hemostatic dressing, you need to apply the pressure to stop the bleeding. These are medicated dressing जिसमें hemostatic drugs होते हैं, तो वो temporarily वो bleeding को stop कर देता है. अगर आप pelvic injury suspect कर रहे हो, suppose there is an open book pelvic fracture or there is a pelvic bleed, or patient having hypotension without any other known cause, and there is a pelvic instability, then you need to apply the pelvic binder. पेल्विक बाइंडर कहाँ पे लगाओगे? पेल्विक बाइंडर आप इलियक क्रस्ट पे नहीं लगाओगे. पेल्विक बाइंडर देखो, आप इलियक क्रस्ट कितना ऊपर है, एब्डोमेन देखो, आप पहले उसका अम्बिलिकस का पोजीशन देखो. इसके नीचे जो प्रोमिनेंट बोन है वो है आपका इलियक क्रस्ट. इसके नीचे लगाना है, ग्रेटर टोकेंटर के लेवल में पेल्विक बाइंडर लगाना है. कमर्शियल बाइंडर लगा सकते हो आप, डजंट मैटर. या कमर्शियल बाइंडर नहीं है, कोई भी आप ड्रेप शीट को लगा सकते हो, कोई भी टाइट शीट को आप यूज कर सकते हो इसमें. तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो इलियक क्रस्ट के ऊपर नहीं लगाना है, ग्रेटर टोकेंटर के ऊपर लगाना है, और टाइटली ऐसे लगाना है कि पेल्विक रेजिस्टेंस के खिलाफ हिल ना पाए. इट शुड बी टाइटन इनफ सो दैट रेजिस्टेंस इज मेट, बट नॉट दैट टाइट कि आपका सर्कुलेशन ही बंद हो जाए, राइट. और एक बात है, आप इमेजिंग के लिए वेट नहीं करोगे. आपको अगर सस्पेक्टेड पेल्विक फ्रैक्चर लग रहा है, यू विल नॉट वेट फॉर एनी सीटी स्कैन और एनी एक्सरे ऑफ पेल्विस. You will directly apply the pelvic binder there. This is the diagram which I have shown you already. लगाना है greater trochanter के level पे. It should be strapped well. It should be tightened enough to meet the resistance. Okay. So आपने डायरेक्ट प्रेशर यूज किया, आपने ब्लीडिंग रोकने के लिए टोर्निकेट लगा दिया, आपने पेल्विक बाइंडर लगा दिया, पर आपको अब क्या चाहिए? पेशेंट का बीपी स्टिल लो है, पेशेंट को टैकीकार्डिया है. Now you need a vascular access to give fluid or blood or whatever medication. Another important thing, आप जब vascular access के लिए ट्राई करोगे, जो भी आप लाइन लगाओगे, मे बी पेरिफेरल IV or central venous access or whatever you are putting, you will take a blood sample and will send for cross matching for this blood. You will send a cross matching. आपके पास अगर blood facility available है, you will send for ABO typing and cross matching. नॉर्मली क्रॉस मैचिंग में बहुत टाइम लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है, आपके पास उतना टाइम नहीं होता. सो उस टाइम पे आपको मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल एक्टिव करना है, और जो भी ब्लड अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू दिस, आपको ऑपोजिट ओ नेगेटिव ब्लड है तो वो देना है, या फिर अकॉर्डिंग टू क्रॉस मैच देखना है. बस यू नीड टू ड्रॉ ए सैंपल फॉर दैट, एंड वट एवर लाइन यू आर पुटिंग, इट मस्ट बी अ फास्ट वन, ए रिलायबल वन, एंड मिनिमली इन्वेसिव वन. सो व्हाट ऑप्शंस वी हैव? वी हैव पेरिफेरल एक्सेस. तो पेरिफेरल एक्सेस इज द मोस्ट प्रेफर्ड वन बिकॉज इट्स इजीली ऑब्टेनेबल. इसमें स्किल्स की जरूरत ज्यादा नहीं है. वंस यू नो हाउ टू पुट एन IV कैनुला, दिस इज द मोस्ट इजियर थिंग.
आईवी कैनुला कौन सी लगानी है? आईवी कैनुला में डिफरेंट टाइप के होते हैं, मोस्टली लार्ज बोर कैनुलाज आर प्रेफर्ड, लाइक 14 to 16 जी। आपके पास वो नहीं है तो मिनिमम 18 जी का कैनुला जरूर लगाइए। उससे नीचे जाओगे तो फ्लूइड रिससिटेशन इतना इफेक्टिव नहीं होता। सो मिनिमम 18 जी का लगाना है, पॉसिबल है तो वाइट बोर लगाना है 14 to 16 जी। कहाँ लगा सकते हैं? मोस्ट कॉमन साइट इज एंटीरियर क्यूबिटल वेन। एक्सटर्नल जुगुलर में आप ट्राई कर सकते हो इफ आर कॉन्फिडेंट एनफ। अनदर जो बुक्स में नहीं लिखा है वो है सेफेनस वेन। यहाँ पे मैं एक डायग्राम शो कर रहा हूँ। दिस इज अ वेरी एक्सेसिबल साइट, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हमने देखा है। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, इसमें हमेशा आपको मिल जाता है वेन। सो दिस इज अनदर साइट वेयर यू कैन पुट इन इमरजेंसी टू रिससिटेट द पेशेंट। एज आई सेड, कैनुलाज आर डिफरेंट टाइप का कैनुला होता है एंड दे हैव कलर कोडिंग्स। और ये याद रखना, जितना इसका गॉज कम है उतना उसका फ्लो रेट ज्यादा है। सपोज ए 14 जी कैनुला, इट्स एन ऑरेंज कलर कैनुला, उसका फ्लो रेट सबसे मैक्सिमम है, दैट इज 270 ml पर मिनट। और सबसे कम जो है येलो या पर्पल कलर का जो होता है उसमें फ्लो रेट बहुत ही कम होता है। सो ऑलवेज ट्राई टू पुट ए लार्ज बोर कैनुला दैट इज 14 जी और 16 जी। और वो नहीं हो रहा है तो मिनिमम 18 जी, दैट इज ए ग्रीन कलर कैनुला। सो बस इतना ध्यान रखना, ग्रीन, ग्रे और ऑरेंज यही हम डालने की कोशिश करेंगे कोई भी ट्रॉमा ऑपरेशन जो मैसिवली ब्लीड कर रहा हो उसमें। ओके, नाउ सेंट्रल वेनस एक्सेस। This is a very in remote location it is very difficult to put a central venous access, central venous line, because वहाँ पे टाइम और स्किल की जरूरत होती है और हमारे पास ये होती भी नहीं अवेलेबल हमेशा। एंड ये कब यूज करेंगे? जब आपको प्रोडोंग रिससिटेशन चाहिए, या यू वांट सीबीपी मॉनिटरिंग और आप कोई आइनोट्रोपिक ड्रग चला रहे हो तब। मोस्ट कॉमनली कहा कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इंटरनल जुगुलर वेन, यू कैन गो फॉर फीमोरल वेन, और यू कैन गो फॉर ए सबक्लेवियन वेन। सो दिस इज द डायग्राम। ये ऊपर वाला इमेज ए एंड बी जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में, दिस इज ए इज इंटरनल जुगुलर वेन एंड बी इज सबक्लेवियन वेन। दीज आर अल्ट्रासाउंड इमेजेस। आपके पास अल्ट्रासाउंड नहीं है, यू गो फॉर लैंडमार्क टेक्निक। आपके पास सेंट्रल लाइन है आपके हॉस्पिटल्स में या आपके सेटअप में, यू गो फॉर लैंडमार्क टेक्निक। अगर अल्ट्रासाउंड नहीं है तो कैसे करोगे? देखो एक ट्राइंगल बना हुआ है सी, नंबर सी में। सी में ट्राइंगल बना हुआ है एंड दिस ट्राइंगल इज शोइंग। इस ट्राइंगल को कैसे बनाया? हमने क्लेविकल को लिया नीचे और लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टाइनोक्लेडोमास्टेट को पकड़ा है। ट्राइंगल के टिप में हमें इंसर्ट करना है एक इंट्रोड्यूसर नीडल। उस नीडल के पीछे से और एक नीडल डालना है इंट्रोड्यूसर नीडल में ब्लड आने के बाद, और उसके पीछे से हमें डालना है सेंट्रल लाइन। बस इसमें से आईजीबी कैनुलेट हो जाता है। सबक्लेवियन भी सेम लैंडमार्क है, क्लेविकल के नीचे से जाना है आपको अंदर तक। सो ओके ओके। और उसके बाद आप डाल सकते हो फीमोरल लाइन। and femoral line you have different options like आप femoral एक बार आपको पल्पेट करना है femoral artery, femoral vein, and जो सीक्वेंस होता है वो है vein, artery and nerve from medial to lateral। अंदर से बाहर में vein, artery, nerve। और उसके बाद क्या होता है उसमें आप क्या करोगे? वेन में आप क्या डालोगे? तो आप पल्पेट करोगे उसमें फीमोरल आर्टरी को, और मीडियल टू फीमोरल आर्टरी आपका वेन होगा, तो बस वहीं पे इंट्रोड्यूस करोगे अपने नीडल को। तो उससे आपको फायदा हो जाएगा, उससे आपको फीमोरल वेन मिल जाएगा। ठीक है, दीज आर ऑल इमरजेंसी मेथड्स। एंड ये नेसेसरी नहीं है आपको यही डालना पड़े। आपको पेरिफेरल कैनुला मिल गया, यू गो विद दिस, यू गो विद पेरिफेरल कैनुला, रिससिटेट द पेशेंट। अनदर इजीली जो एक्सेस है वो है इंट्राओशियस एक्सेस, स्पेशली बच्चों में बहुत ही इफेक्टिव है। आप सारे वेन कोलैप्स है, आपको सेंट्रल लाइन आपके पास है नहीं, तो यू कैन पुट ए ट्रोकर इन द प्रॉक्सिमल टिबिया और ह्यूमरल हेड और स्टर्नम। और इस ट्रोकर से आप आईवी फ्लूइड कनेक्ट करके आईवी फ्लूइड दे सकते हो। सो इसमें एक्सपर्टाइज चाहिए, जो पीडियाट्रिक्स से डील करते हैं दे विल नो दिस बेटर। इसमें एक्सपर्टाइज चाहिए आपको, बट दिस इज एन अनदर इजी एक्सेस व्हेन योर होल ऑल वेन्स आर कोलैप्स्ड एंड देयर इज नो सेंट्रल लाइन प्रोविजंस विद यू। अगर कुछ ना हो, अगर कुछ भी ना मिले, आपके पास कोई भी फैसिलिटी ना हो, यू कैन गो फॉर ए कट डाउन। तो इट्स ए मेथड व्हेन वेन कोलैप्स और एक्सेस फॉल करता है, बट इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट समटाइम लाइफ सेविंग जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। So whatever the process you are choosing, it should be based on the site of your injury and the accessibility, and try to maintain minimum sterility. I know it's very difficult to maintain sterility in a remote location or a field operation, or you are in a different setup.
बट ट्राई टू मेंटेन मिनिमम स्टेरिलिटी। आईवी लाइन लगा रहे हो, एटलीस्ट उसको स्टेरिलिया में आप स्पिरिट से साफ कर लो एरिया को, पुट द लाइन एंड देन सिक्योर द डिवाइस। सिक्योर इट, आपको अच्छे से सिक्योर करना है। आपको उसमें सिक्योर सिक्योर करने के बाद आपको देखना है कि वो हिल ना जाए। आप आईवी लाइन लगा लिए और फिर आईवी फ्लूइड कनेक्ट करके आप फ्लूइड दे रहे हो और देखा कि सारा फ्लूइड नीचे गिरता जा रहा है, दैट मीन्स वो सिक्योर नहीं हुआ, वो गिर गया। सो आपको सिक्योर करना है, स्टेरिलिटी मेंटेन करना है, और साइट को ऐसे चूज करो ताकि वो एक्सेसिबल हो और आपकी इंजुरी साइट में ना आए। नाउ आपने आईवी लाइन लगा लिया, आपको फ्लूइड रिससिटेशन करना है। सपोज पेशेंट बहुत ब्लीड कर रहा है और हिमोरेजिक शॉक में है, लिम्ब में इंजुरी हुआ है, फीमर फ्रैक्चर है, बहुत ही ब्लीड किया जा रहा है। आपको क्या चाहिए तब? आपको चाहिए परमिसिव हाइपोटेंशन। Permissive hypotension you can apply in such patient bleeding control until the bleeding site is controlled. That is, you can keep the systolic pressure around 90 millimeter of mercury. There are few instances where you don't have to use this, or you cannot use this, like traumatic brain injury. We'll discuss it later. But normal कोई भी bleed हो, massive bleed कर रहा है, कोई भी injury, आप tourniquet apply कर रहे हो, तब आप BP कम कर सकते हो until and unless the bleeder is stopped. और क्या कर सकते हो आप क्रिस्टेलॉइड से इमीडिएटली डिसोसिएशन कर सकते हो। गिव ए बोलस ऑफ 500 to 1 liter ऑफ फुल फ्लूइड। फ्लूइड देना है हमें, लेकिन ओवर ओवर भी फ्लूइड नहीं देना है। ज्यादा फ्लूइड दे दोगे तो उससे क्या होता है, डायलूशनल कोआगुलोपैथी हो सकता है। आपके जो ऑलरेडी बॉडी में क्लॉट्स बन रहे हैं उसको भी डिसलॉज कर देगा वो। सो ओवर करेक्शन इज नॉट व्हाट वी वांट। और क्रिस्टेलॉइड इज जस्ट फॉर इनिशियल रिससिटेशन। हम इमीडिएटली जो हमारे हाथ में है वही देते हैं। क्या दे सकते हैं हम, कौन से फ्लूइड दे सकते हैं? एम्पुलर फ्लूइड होते हैं, आरएल, प्लाज्मा लाइट, NaCl and this starch. Preferably you give a crystalloid which is a balanced solution, like you can go for RL or you can go for plasma light if you have this option. Whether normal saline दे सकते हो कि नहीं, स्पेशल सेटिंग में नॉर्मल saline दे सकते हो, पर नॉर्मल saline से हाइपोक्लोरीमिक एल्कालोसिस के चांसेस रहते हैं। सो यू बेटर गो फॉर दिस RL और प्लाज्मा लाइट। स्टार्च एक चीज है जो नॉर्मली ट्रॉमा सेटिंग में अवॉइड करना चाहिए। अब अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि स्टार्च से ये देखा गया है कि स्टार्च से कोआगुलोपैथी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और कोआगुलोपैथी से ये प्रॉब्लम होता है कि आपका ऑलरेडी पेशेंट ब्लीडिंग है और आपने स्टार्च दे दिया तो आपका इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम तो बढ़ गया, बट स्टिल उससे आपका ब्लीडिंग और बढ़ जाता है। तो बेटर अवॉइड स्टार्च इन एक्यूट ट्रॉमा सेटिंग। ठीक है, तो फिर हमें क्या देखना है, हम फ्लूइड देके हमें बैठे नहीं रहना है। वी नीड टू प्रायोरिटाइज ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओवर क्रिस्टलोइड्स। आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, आपको जुगाड़ करना है ब्लड का। यू नीड टू गिव ब्लड, यू हैव टू रिप्लेस ब्लड विद ब्लड, नॉट विद फ्लूइड्स। अगर सेकेंड क्लास 2 हीमोरेज है, सपोज 15 to 30% ब्लड लॉस हुआ है, सॉरी 15 to 20% ब्लड लॉस हुआ है, उस टाइम पे आप क्रिस्टलोइड से मैनेज कर सकते हो। पर मैसिव ब्लीड है, ब्लीडिंग किया जा रहा है, ब्लीडर रुक नहीं रहा है, दैट टाइम यू नीड ब्लड, यू नीड टू रिप्लेस ब्लड विद ब्लड। सो बेसिकली फ्लूइड में हमें क्या देना है, वी नीड टू गिव क्रिस्टलोइड फ्लूइड, बोला सो 500 to 1 liter। बच्चों में कितना देना है, 20 ml per kg सफिशिएंट फॉर द किड्स। और उसमें क्या करना है, हमें कौन सा देना है, आरएल और प्लाज्मा लाइट प्रेफरेबल है। सो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल सलाइन आल्सो यू कैन गिव। अवॉइड स्टार्च इन सच पेशेंट्स। Okay, now blood transfusion. Now, what is the golden standard for blood transfusion is trauma is give 1:1:1. जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो, सपोज यू आर गिविंग दिस वन a PRBC or a plasma or a fresh frozen plasma or platelets, give a ratio of 1:1:1. Now, always in field setting or whatever the setting is, whole blood is always preferred, but it's very difficult to access the whole blood. So, whatever the blood available with you, like PRBCs or not, better you give for this PRBC transfusion. And then, what you want to, आपको क्या चाहिए उसमें मेंटेन करना है, मिनिमम सर्कुलेटरी वॉल्यूम। आपको ओवरलोड नहीं करना है। ज्यादा ब्लड दे दिया मतलब ये नहीं कि ब्लड लॉस हो रहा है तो हमने ब्लड दे दिया और सब आप ब्लड देते जाओगे, नो, उससे ओवरलोड हो जाएगा, पेशेंट को कोआगुलोपैथी में चला जाएगा। सो यू हैव टू मेंटेन द मिनिमम सर्कुलेटरी वॉल्यूम। और आपको ओवरलोड के साइंस भी ध्यान रखने हैं। चेस्ट में क्रैप्स आ रहे हैं, सपोज पेशेंट का एयरवे प्रेशर बढ़ रहा है
और पेशेंट सडन ओवरलोड के साइंस दिखा रहा है, पीडल इडिमा दिख रहा है, सो दैट टाइम यू नीड टू मॉनिटर द साइंस ऑफ ओवरलोड. सो एक चीज है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन मेजर ट्रॉमा. व्हाट इज दिस? Now, when you transfuse more than 10 units of PRBC in 24 hours or more than 4 units in 1 hour with ongoing hemorrhage, तब हम उसको बोलते हैं कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है. अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? उसमें मैसिव ट्रांसफ्यूजन कब करना है? क्लास 4 हेमोरेज वाला पेशेंट आ गया, एक्सटेंसिव ब्लड लॉस हो रहा है, आप फ्लूइड दे दिया, आपको कुछ फायदा नहीं हुआ, आपने एक ब्लड दे दिया, कोई फायदा नहीं हुआ, ब्लीडिंग हुए जा रहे हैं, दैट टाइम यू नीड टू एक्टिव दिस मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल. उसमें भी हम रेशियो सेम रखते हैं 1:1:1. सारे कंपोनेंट ऐसे ही देना है, एक पीआरबीसी, एक एफएफपी, एक प्लेटलेट, इसी हिसाब से देना है. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, आपको जो भी आप ब्लड दे रहे हो या फ्लूइड दे रहे हो उसको वार्म करके देना है. ब्लड को आप डायरेक्ट वार्मर में नहीं रख सकते. सो द जो लाइन से आप ब्लड दे रहे हो उसको वार्म कर लीजिए. एक वार्म सलाइन में आप लाइन को आप अंदर इंसर्ट कर दीजिए, तो उससे ब्लड वार्म हो जाएगा एंड इट विल गो डायरेक्टली. फ्लूइड को आप वार्मर में रख सकते हो और फ्लूइड दे सकते हो. तो आपने मैसिव ब्लड दे दिया पेशेंट को, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपका भी इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा पेशेंट का, पेशेंट रिससिटेट हो जाएगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी काफी है. क्या होता है? पेशेंट में भी एंड अप इन डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation. पेशेंट को साइट्रेट टॉक्सिसिटी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स. और एक चीज है हाइपोकैल्सीमिया. दिस इज अ वेरी कॉमन occurrence ऑफ हाइपोकैल्सीमिया एंड मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो एज सच अगर आप एक ब्लड या दो ब्लड दे दो तो उससे नॉर्मली हाइपोकैल्सीमिया नहीं होता. अगर होता भी है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई इट थ्रू योर क्लिनिकल साइंस एंड इन्वेस्टिगेशन. अगर आप उससे, तो फिर ये हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता इन फील्ड ट्रॉमा. सो वी नीड टू रिप्लेस कैल्शियम विद 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट आफ्टर ट्रांसफ्यूजिंग 4 यूनिट ऑफ पीआरबीसी. सो 4 यूनिट के बाद हमें 1 ग्राम कैल्शियम दे देना चाहिए. अगर आपके पास और कोई, अगर फिर उसी हिसाब से अगर आप 10 ब्लड दे रहे हो तो फिर उसी हिसाब से 2 यूनिट 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम को अगर फिर आपको रिप्लेस करना पड़ सकता है. इन मैसिव ट्रांसफ्यूजन इज बेटर टू गिव कैल्शियम आफ्टर 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड. नो, मैं और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आता हूँ ब्लड रोकने के लिए, दैट इज ट्रानेक्सामिक एसिड. दिस इज अ मिराकल ड्रग. उसका एक सिंथेटिक एंटीफाइब्रिनोलिटिक प्रॉपर्टी है. इससे क्या होता है, जो क्लॉट बने हुए हैं हमारे शरीर में वो तोड़ने से रोकता है. इट प्रिवेंट्स द क्लॉट ब्रेकडाउन. ये ओरल और आईवी फॉर्म में अवेलेबल है. पर ओरल फॉर्म आपके ट्रॉमा सिनेरियो में कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं करता. सो आईवी इज व्हाट वी वांट. इट्स वेरी इजी टू एडमिनिस्टर्ड. आईवी आप दे सकते हो. आप कैसे दोगे? मोस्ट ऑफ द एम्पूल ऑफ ट्रानेक्सामिक एसिड कंटेन 5 ml सॉल्यूशन और उसमें 500 मिलीग्राम ऑफ ट्रानेक्सा रहता है. तो कोई भी अगर ट्रॉमा वाला पेशेंट आ गया मैसिव ब्लीड के साथ या ब्लीडिंग हो रहा है क्लास 2 क्लास 3 हेमोरेज के साथ, तो उसको प्रेफरेबली आपको ट्रानेक्सामिक एसिड देना है. कितना देंगे आप? 1 ग्राम देंगे ओवर 10 मिनट्स. कैसे दे सकते हो? 100 cc के सलाइन में डाल दो 1 ग्राम, या फिर जो आपका फ्लूइड जा रहा है उसमें डाल दो, एक फ्लूइड में 1 ग्राम. उसको ओवर 10 मिनट दे दो. उसके बाद कब रिपीट कर सकते हो? यू कैन रिपीट द 1 ग्राम आफ्टर 8 आवर्स. सो आपके पास इन्फ्यूशन पंप नहीं है, सो डोंट वरी, रिपीट इट आफ्टर 8 आवर्स. और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास क्लास 2 3 4 वाला हिमोरेज वाला पेशेंट आ गया एंड आपके पास ट्रानेक्सामिक एसिड है, गिव एज सुन एज पॉसिबल, आइडियली विद इन लेस देन 1 आवर. मल्टीपल ट्रायल्स हो चुके हैं, मल्टीपल ट्रायल्स और सबसेट के पेशेंट्स में हो चुके हैं. ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी, ट्रॉमेटिक एब्डोमिनल इंजुरी, इवन इन मैटर्स ट्रायल एक हुआ है जो अफगानिस्तान में यूएसए ने किया था. अफगानिस्तान जहाँ पे कॉम्बैट जोन में किया था, जाके अफगानिस्तान में पेशेंट उनके यूएसए के आर्मी को दिया था. सब में देखा गया है कि आप विद इन 3 आवर अगर आप ट्रानेक्सामिक एसिड किसी पेशेंट को देते हो तो फिर चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी इज डिक्रीज बाय एम्पल. बहुत चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी डिक्रीज बाय लाइक माइल्स. सो ट्रानेक्सामिक एसिड इज अ मिरेकल ड्रग और ये रहना चाहिए हमारे पास. कोई भी ट्रॉमा सिचुएशन, कोई भी हिमोरेजिक शॉक या हिमोरेजिक ब्लीड वाला पेशेंट आए तो ट्रानेक्सामिक एसिड इज मिरेकुलस. पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है. पेशेंट ऑलरेडी सपोज कोई डीआईसी का पेशेंट है ऑलरेडी, आप या फिर कोई एमआई का पेशेंट है, यू नेवर नो व्हिच पेशेंट विल लैंड अप. आपने उसमें दे दिया तो चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस आर वेरी हाई. ऊपर से आपने उसमें इन्फ्यूशन चला दिया वेरी फास्ट,
जोर से आपने चला दिया फ्लूइड को, आप 10 मिनट की जगह 2 मिनट में दे रहे हो ट्रेनेक्सामेथासोन, उससे क्या होता है, उससे सीजर हो सकता है आपको, और बीपी और गिर सकता है आपका, हाइपोटेंशन हो सकता है। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रांसैमिक एसिड, ठीक है। So this is a very good drug. We have to keep it mind. Dose is 1 gram over 10 minutes followed by 1 gram over 8 hour. फ्लूइड में डालिए, दे दीजिए ओवर 10 मिनट। स्लोली देना है, फास्ट नहीं देना है। ज्यादा फास्ट दे दोगे तो सीजर और हाइपोटेंशन हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है हमें। तो दिस शुड बी इंक्लूड इन प्रोटोकॉल। Another important aspect is maintaining the oxygen delivery and monitoring the perfusion. आपने सब कर लिया, आपने आईवी फ्लूइड दे दिया, आपने ब्लड दे दिया, आप फिर भी आपका दिखा रहा है सेचुरेशन, आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, सेचुरेशन दिखा रहा है आपका 90-80, तब क्या करोगे आप? यू विल प्रोवाइड सप्लीमेंटरी ऑक्सीजन, यू नीड टू इंक्रीज द आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन, आप ऑक्सीजन दोगे, रेगुलर पल्स चेक करोगे, बीपी मॉनिटर करोगे और कैपिलरी रिफिल देखोगे। वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सक्सेसफुल रिससिटेशन इज यूरिन आउटपुट। आपको यूरिन आउटपुट कैलकुलेट करना है, आपको देखना है पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना है। कोई भी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो या फिर कोई भी रिससिटेशन कर रहे हो, अगर यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर केजी पर आवर से ज्यादा है तो दैट मीन्स आपका रिससिटेशन सक्सेसफुल है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉनिटर एंड अर्ली मॉनिटरिंग टूल, जिससे आपको दिख जाएगा बीपी और पल्स रेट ठीक हो रहा है, दैट इज फाइन, बट आपका यूरिन आउटपुट भी मेंटेन है, मतलब आपका रेनल फंक्शन एक्टिव है, तो आपका रेनल सिस्टम काम कर रहा है, एंड देन योर resuscitation is successful. So always look for urine output in such patients. Other thing what you can do to support it, you can go for pharmacological support to enhance the perfusion. You can use vasopressor drug like noradrenaline. आप यूज कर सकते हो to maintain the vascular tone in hypotensive patient. आप कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाना है तो आइनोट्रोप यूज कर सकते हो, लाइक डोबुटामिन और डोपामिन। Another aspect is that पेन मैनेजमेंट। अगर पेशेंट पेन में है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पेशेंट को मिल रहा है और उसके बाद सिंपैथेटिक स्ट्रेस के वजह से परफ्यूजन बहुत ही हैम्पर हो रहा है पेशेंट को, so you need adequate pain management for the patient. You need to give a paracetamol, or you need to give tramadol, what you need to give diclofenac, whatever you have. Avoid NSAIDs as far as possible because it will cause again further bleeding, so in already disturbed coagulation parameters mein. So you can give paracetamol, you can give tramadol injection if you have, but जो भी आप फार्माकोलॉजी यूज कर रहे हो, यूज इट जुडिशियसली। फर्स्ट इसको बैलेंस करके करना है, ओवरडोज नहीं करना है, ज्यादा नहीं देना है ताकि आपका हीमोडायनेमिक्स गिर जाए। दूसरा है कि आपके पास रिसोर्स भी लिमिटेड है, सो यूज दिस जुडिशियसली। आपको जुडिशियसली यूज करना है जो भी यूज कर रहे हो फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स। नाउ वेसोप्रेसर्स दे के आपको बीपी बढ़ाना है, ये गलत वो है, हमारा परसेप्शन गलत है। ब्लड लॉस हो रहा है या फिर आपको हाइपोवोलेमिया है, यू नीड टू गिव फ्लूइड और ब्लड टू मेंटेन इट। नाउ व्हेन टू यूज वेसोप्रेसर्स, अगर ऑनगोइंग हाइपोटेंशन है डिस्पाइट फ्लूइड एंड हेमोरेजिक कंट्रोल, अगर पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक में है, और अगर आपका ट्रांसफ्यूजन डिले हो रहा है, सपोज ब्लड अवेलेबल नहीं है या फिर फ्लूइड अवेलेबल नहीं है या फिर आपका डिले हो रहा है ट्रांसफ्यूज, देन यू कैन नीड टू गिव वेसोप्रेसर। सिंपल वेसोप्रेसर आप यूज कर सकते हो नॉरएड्रेनालिन। इट्स एन अल्फा 1 बीटा 1 एगोनिस्ट, ये आपका पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन कर देगा, आपका बीपी बढ़ा देगा, हार्ट रेट भी बढ़ता है। कितना यूज करोगे? मोटा मोटा 8 to 12 माइक्रोग्राम पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन यूज करना है। आप फ्लूइड में डाल दो, 500 ml की फ्लूइड में एक एम्पुल डाल दो, और ड्रिप सेट से आप 8 से 10 ड्रिप पर मिनट चला दो, 8 से 10 ड्रिप पर मिनट चला दो, तो उससे आपका मेंटेन हो जाएगा। अगर इन्फ्यूजन पंप अवेलेबल नहीं है तो यूज इट व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूअस हाइपोटेंशन एंड देयर इज अ साइंस ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक, that time only use vasopressor, but you need to give blood and fluid as early as possible. Another is dopamine. अब सपोज आपको ब्रेडिकार्डिया है पेशेंट को, अब ऐसा भी नहीं है कि टेकिकार्डिया हमेशा रहेगा, किसी पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया रह सकता है। कोई एल्डरली पेशेंट है जो ऑलरेडी बीटा ब्लॉकर में है, तो उसमें आपको टेकिकार्डिया साइन नहीं मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट इट में बी इफेक्टिव, इनिशियली यू कैन गिव ए 5 to 10 माइक्रोग्राम डोज एंड यू कैन गिव इन्फ्यूजन। और एक जो ड्रग है वो है एफिड्रिन, जिससे शॉर्ट टर्म बोलसिस देते हैं। एक एम्पुल में 30 मिलीग्राम होता है, उसको आप 10 में डिवाइड कर लो और उसमें से 3 to 6 मिलीग्राम के बोलसिस दे दो। ऑपरेटिव फील्ड में हो, आप कोई ऑपरेशन चल रहा है, तो उसमें ये काफी इफेक्टिव है एफिड्रिन। आपके बीपी को इमीडिएटली बढ़ा देगा और तब तक आप रिससिटेट भी कर लोगे। प्रोलॉन्ग इन्फ्यूजन चला रहे हो आइनोट्रोप्स का, तो इट्स बेटर ऑलवेज टू यूज ए सेंट्रल वेनस कैथेटर इन सच पेशेंट्स।
Otherwise, आप periphery से भी दे सकते हो for the time being. You have to take care of the limbs, but you can give it through periphery for the time being. So maybe there are other causes of poor perfusion other than hemorrhagic shock. It may be, I know it's already discussed, but just for the sake of discussion, we are telling that it may be tension pneumothorax. Immediately उसको आप needle decompression कर सकते हो, chest tube डाल सकते हो और 3-sided occlusive dressing use कर सकते हो. और it may be a cardiac tamponade, उसमें आप pericardiosynthesis और thoracotomy कर सकते हो. These are all aspects of poor perfusion, but here we are concerning about hemorrhagic shock only. अदर देन दैट दिस कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, उसमें आपको फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करना है, ओवरलोड हो जाएगा फ्लूइड का, उसमें एनोट्रोप यूज कर सकते हो. और इट मे बी न्यूरोजेनिक शॉक लाइक स्पाइनल ट्रॉमा हो गया, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, उस टाइम पे भी आपको नॉरेड यूज कर सकते हो, जुडिशियसली फ्लूइड दे सकते हो. नाउ एक दो चीजें हैं मैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के लिए बोलना चाहूंगा. ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी पेशेंट भी बहुत आते होंगे, पेरिफेरी में बहुत आते हैं. इवन लाइक इन रिमोट लोकेशन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी इज डेवास्टेटिंग अगर टाइमली हमने कुछ उसका मैनेजमेंट नहीं किया तो. उसमें आपको परमिसिव हाइपोटेंशन नहीं रखना है. कोई भी आपको सस्पेक्ट कर रहे हो कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी लाइक सबड्यूरल हिमाटोमा, एक्स्ट्राड्यूरल हिमोरेज या फिर इंट्राड्यूरल हिमोरेज, कुछ भी अगर हिमोरेज आपको लग रहा है तो उसमें गाइडलाइन है. उसमें बीपी को आपको सिस्टोलिक बीपी 100 से ऊपर रखना है 50 से 69 ईयर्स ओल्ड में, या फिर 110 से ऊपर रखना है 15 से 49 और 70 ईयर ओल्ड वाले पेशेंट में. क्यों रखना है, इसका भी एक कारण है. एक चीज है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, सीपीपी. इससे हमारा ब्रेन का परफ्यूजन मेंटेन होता है, तो दिस मेंटेन्स आवर ब्रेन परफ्यूजन. उसमें क्या होता है, उसको रखना है हमें 60 to 70 मिलीमीटर ऑफ एच. उस परफ्यूजन प्रेशर उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीपीपी इज मीन आर्टेरियल प्रेशर मैप माइनस आईसीपी. तो एक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाला पेशेंट है, आपको ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें आईसीपी ऑलरेडी रेज्ड होता है. तो फिर आईसीपी रेज्ड हो गया, आपका मैप अगर कम हो जाए उसमें, तो फिर जो आउटकम निकलेगा वो सीपीपी कम हो जाएगा, परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा. इसीलिए हम बोलते हैं उसमें बीपी बढ़ा के रखना है. मैप शुड बी मोर देन 110 इन नॉर्मल यंग पेशेंट्स, मोर देन 70 ईयर ओल्ड. मोर देन मैप जितना ज्यादा होगा, आईसीपी बढ़ने से भी जो डिफरेंस है उससे सीपीपी आपका मेंटेन हो जाएगा. इट शुड बी अराउंड 60 to 70 मिलीमीटर. It should be kept around 60 to 70 millimeter for optimal threshold. Now, as you are like in a field consideration, like you are in a remote place or in a camp or something, वहाँ पे आपका रिसोर्स लिमिटेड है, यू शुड, तो उस मामले में आपको प्रायोरिटाइज करना है हिमोरेज कंट्रोल को ओवर आईवी फ्लूइड. आईवी फ्लूइड आप करना पड़ेगा. यू नीड टू गिव द आईवी फ्लूइड एंड ब्लड, बट यू नीड टू कंट्रोल द हिमोरेज फर्स्ट. उसमें आपको पेशेंट को स्टेबिलाइज करके ट्रांसफर भी करना पड़ेगा इन हायर सेटअप. And it's a team coordination. You need a team there. One should go for airway, one should go for circulation, one should go for documentation, but you need a team coordination in such setting. अब अकेले हो तो prioritize the hemorrhage control first. That's it. So what can we do in futures? We can have autonomous drones like blood product delivery के लिए. There are wearable sensors also. That's real time lactate और hemoglobin दिखा देता है. Or you can use ablative techniques or this endovascular techniques to occlude the arteries which is bleeding. But these are all future direction. ये हमारे अभी accessible भी नहीं है, especially in field setup, and where in remote locations these are not accessible. So we should rely on our clinical skill and basic equipments only. So what are the takeaways we can go? We can look for early recognition and control of bleeding to save lives. This is the most important part. Early recognition and control of bleeding. We can give permissive hypertension for hemorrhagic shock, except in TBI patient, as I told you. Whole blood is gold standard, but doesn't mean कि आप दूसरा blood product नहीं दोगे. You will give PRBC, you will give FFP, you will give platelet. And tranexamic acid is the miraculous drug. It will certainly it should be given to all the patient with class 2 to class 4 hemorrhage. और आपके पास रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग में जो भी मॉनिटरिंग टेक्निक है, मेनली योर क्लिनिकल स्किल, देन पल्स ऑक्सीमेट्री, एंड देन योर ब्लड गैस एनालिसिस इफ पॉसिबल, यू शुड अडॉप्ट इट एंड यू शुड मैनेज इट अकॉर्डिंगली. Perfusion is the main key here. You have to maintain the perfusion. You have to think about to control the bleed or control what is causing the perfusion, hamperment of the perfusion, and then you have to act accordingly in a prompt way, in a way with the proper sterile way,
and you need to resuscitate the patient as early as possible, because here time is money. So I think that will cover everything for the perfusion time. Thank you. Jai Hind. Okay, so we have a few questions in chat box. So I would try to answer as far as possible. Now, how to access the peripheral access of the patient? Peripheral access of the patient, as I told you, it should be done. The most common is the anterior side. आप anterior में try करो. अगर नहीं हो रहा है तो external jugular is very common. आपको prominently दिख जाएगा external jugular. उस पे आप डाल दो. अगर उससे भी नहीं आ रहा है तो saphenous vein में try करो. Saphenous is another option. This is greater saphenous vein. This is another option. तो आप you need to make the vein visible and you need to try hard actually, and वो skill के ऊपर है, but इसमें आपको बेसिक और मिनिमम स्किल चाहिए. दो आप लोग हेल्थ वर्कर्स में और नर्सिंग या फिर मेडिको जो भी है, इतना बेसिक स्किल आई नो आप लोगों के पास है, एंड यू विल इजीली गेट इट. So another question, if we can find when any venous access, then what should be done in remote area? Yes, if you are not getting any venous access, then you can go for this intraosseous route. That is another route. You need to put a trocar. Over the tibial tuberosity, above at the top level of the tibial tuberosity, you put the trocar. आपको venous access नहीं मिल रहा है, तो you have to use this. Otherwise, you can go for a central venous cannulation, and that is a landmark guided technique. आपको डायरेक्ट डालना है सेंट्रल वेनस कैनुकुलेशन, अगर आपके पास अवेलेबल है तो. कुछ भी ना मिले, कट डाउन, सर्जिकल कट डाउन इज द आइडियल, पर वो भी टाइम कंज्यूमिंग है. सो ट्राई फॉर पेरिफेरल वेनस एक्सेस और इंट्रोशियस रूट इफ अवेलेबल. So, how to know about adequacy of fluid so that fluid overload does not happen? See, ideally, you need some monitoring tool for that. In a remote setup, it's very difficult to assess particularly if your perfusion is adequate or not. One thing is urine output, as I told. Urine output more than 0.5 ml per kg per hour means patient is adequately resuscitated. फ्लूइड ओवरलोड के साइंस अगर आपको दिखे, अगर आपको इडिमा के साइंस दिखे, पेरिऑर्बिटल इडिमा या पीटल इडिमा, या फिर आपको चेस्ट में क्रैम्प्स दिख रहा है, दैट मींस आपको फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है. तो उसको उस टाइम पे आपको फ्लूइड कम देना है. दैट टाइम यू नीड टू स्टॉप द रिससिटेशन. और उससे पहले एडिक्वेसी देखने के लिए यूरिन आउटपुट इज अनदर थिंग. आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, टैकीकार्डिक रिस्पांस कम हो जाएगा. So, these are the clinical assessment which you can use. In higher setup, you can go for this PPV and all those things, but pulse pressure variation and all. But in remote location, you can't do this. So only rely on clinical things like tachycardia, you response to your BP and your heart rate and this urine output. So another question I have: if a patient is in hypertensive medicine and he is bleeding severely, what to do? Right. This is a very important question. Thanks for asking it. पेशेंट हाइपरटेंसिव मेडिसिन पे, सपोज बीटा ब्लॉकर, टेलमिसर्टन किसी पे भी है, और आपके पास आया और सीवियरली ब्लीड कर रहा है, आप तब क्या करोगे? आप एक्चुअली हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेने से जो मैसिव फ्लूइड शिफ्ट होता है, उसमें डिपेंड करता है कहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रग के ऊपर भी डिपेंड करता है. सपोज आपका पेशेंट बीटा ब्लॉकर में है तो उसमें मैसिव ब्लीड हो रहा है, आप उसमें टेकिकार्डिक रिस्पांस आएगा ही नहीं. पेशेंट विल बी इन ब्रेडिकार्डिया, पेशेंट का हार्ट रेट कम रहेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा ही नहीं. सो दैट टाइम व्हाट विल हैपन, आप मिस कर जाओगे कि ब्लीडिंग हो रहा है. दैट टाइम आल्सो यू नीड टू रिससिटेट. योर आइडियल गोल इज टू रिप्लेस द ब्लड विद ब्लड एंड टू मेंटेन द इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम ऑफ द पेशेंट. सपोज टेलमिसर्टन पे पेशेंट, उसमें मैसिव फ्लूइड शिफ्ट हो गया आपका, तब बीपी आपका गिर जाएगा. उसका भी एक ही ट्रीटमेंट है. यू नीड टू गिव द फ्लूइड, यू नीड टू मेंटेन द इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम. यस, अगर उससे मेंटेन नहीं हो रहा है, दैट टाइम यू नीड टू सपोर्ट विद ionotrops like noradrenaline or dopamine. Okay, another question we have, this heart attack of unconscious chest patient able to office. अच्छा, हार्ट अटैक का पेशेंट है आपके पास, सपोज लग रहा हो कि ऑफिस में गया है और हार्ट अटैक. आपको हार्ट अटैक के कुछ साइंस होते हैं. यू विल फील इम्पेंडिंग डूम, आपको लगेगा कि आपकी मौत आपके सामने है. आपको सीवियर चेस्ट पेन होगा, आपको स्वेटिंग होगा, आपकी बैक पेन होगा, आपको लगेगा कि ये मेरा आखिरी दिन है, इतना सीवियर चेस्ट पेन होगा. तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो आप? फर्स्ट, कॉल फॉर हेल्प.
कोई भी आपके आसपास हो, कॉल फॉर हेल्प। सेकंड, जो मेडिसिन आपने पूछा है दे सकते हो कि नहीं, आपके घर में सिंपल डिस्प्रिन की दवाई हो, गिव दैट। अगर आप ऑरली पेशेंट ले पा रहा है, पेशेंट अवेक है, गिव डिस्प्रिन। एस्पिरिन इज द ड्रग व्हिच वी गिव टू dilute this one to retract the clot or to dissolve the clot. So simple दवाई एस्पिरिन दीजिए, you call for help, और आपको एक्टिवेट करना है इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। जो भी इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है वो आएगा और आपको फर्दर रिससिटेट करेगा। आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड एंड एनीथिंग मोर टू आस्क लाइक? Yes, sir. Okay. Thank you, sir, for this interactive webinar. I hope our health professionals also got a good knowledge about how to handle cardiovascular perfusion in acute traumatic injury. It will definitely be a great help for them. And thank you all the participants who joined the session. I hope you got a good knowledge about the topic. Namaskar. Thank you, everyone. Thank you.